ठीक है बेटे। तो spontaneous process is the process which take place on its own or have a tendency to take place or you provide some kind of initiation to the process। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नमक लूं पानी में, आई हैव टेकन अ कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर, और या फिर जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, अगर रेनफॉल होनी अपने आप हो जाएगी, वाटर डाउनहिल अपने आप आ जाएगा। अब कंबस्शन रिएक्शन है, उसको भी हल्की सी इनिशिएशन की जरूरत होती है। ठीक है, जो प्रोसेसेस अपने आप हो जाए, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स एज सच, we need a initiation to the processes. These are known as spontaneous process. Now what is non spontaneous process? जो अपने आप ना हो, the process which cannot take place on its own। ठीक है, और initiation से ना हो, जैसे कि अगर हमने एक बारी पानी ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया तो अपने आप होता जाए, नहीं, हमें कॉन्टिन्यूसली मोटर ऑन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके जो वाटर है वो अपने आप फ्लो करेगा। ठीक है, अगर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाना, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हम गर्म चीज से कोल्ड की तरफ जा सकती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी आपको कॉन्टिन्यूसली कुछ ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा कि वो प्रोसेस हो जाए। ठीक है, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हम बात करें तो ये होते क्यों है, what is the driving force involved in the spontaneous process? The criteria of the spontaneity of the process is, two criteria या two driving forces are there bete। one is the tendency to acquire minimum energy। ठीक है, या तो एनर्जी मिनिमम हो, मींस द रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक, और देयर शुड बी अ मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, और देयर शुड बी अ मैक्सिमम रैंडमनेस। प्लीज बेटे ट्राई टू कम एट राइट टाइम, इट इज नोन एज एंट्रोपी ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड इज मैक्सिमम रैंडम। ठीक है बेटे, these two are the criteria of the spontaneous reaction, or we can say these two are the criteria of the driving force for the reaction to be spontaneous। ठीक है, okay। So talking about the first criteria beta, that is tendency to acquire minimum energy, means जब हम acquire minimum energy की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी। ठीक है, मीन्स जब डेल्टा एच नेगेटिव में होगा तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। जैसे कि कंबस्शन की बात करें, जब कंबस्शन रिएक्शन होती है, व्हेन एवर देयर इज अ कंबस्शन रिएक्शन, देन देयर इज evolution of heat, then there is a evolution of heat। ठीक है, मीन्स ये रिएक्शन इसीलिए अपने आप होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट इज लेस, डेल्टा एच इज लेस, दैट इज व्हाई दिस सेक्शन कैन बी डन। ओके बेटे, दिस सेक्शन कैन बी डन। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? First criteria is tendency to acquire minimum energy, means the reaction should be exothermic in nature, means delta H should be the negative one। Got the point? Any reaction which have delta H should be negative should be a spontaneous reaction, but there are certain reaction in which the delta H is positive but still the reactions are going on। So this can't be only the criteria of the spontaneity। इसलिए हम दूसरे क्राइटेरिया पे मूव करते हैं। ठीक है बेटे, तो पहले क्राइटेरिया हमने ये कहा कि फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि एनर्जी अगर सिस्टम की कम हो रही है तो एनर्जी सिस्टम स्टेबल बनता जा रहा है, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी बेटे वो इधर उधर भागेगा,
ठीक है, तो अगर जिसमें मिनिमम एनर्जी होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देयर शुड बी अ मिनिमम एनर्जी, देयर शुड बी अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो रिएक्शन हमने कहा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जो एनर्जी है वो मिनिमम की तरफ जाए, मींस रिएक्शन क्या हो जाए, एक्सोथर्मिक। अब इसकी लिमिटेशन देखें। लिमिटेशन, कुछ रिएक्शन ऐसी है जो एंडोथर्मिक होने के बावजूद अपने आप होती है, जैसे कि वाटर की इवेपोरेशन, है ना। अगर वाटर यहाँ पे गिरा हो तो वाटर अपने आप इवेपोरेट कर जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमने बॉयल करना है। तो राइट डाउन द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज, यू डोंट हैव टू अगेन रिमेंबर, ठीक है, ओके। दिस इज पॉजिटिव 40.6 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो रिएक्शन है बेटे, चाहे इसमें आपको एनर्जी चाहिए फिर भी ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? जो वैसे ही अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करो एंड इट विल गेट डिसॉल्व्ड, फिर आपको एनर्जी, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, येट it can dissolve value, you can write 151.6। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन भी होती है। अगर ऐसी रिएक्शन इज देयर, सो वी कांट से द क्राइटेरिया इज ओनली द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा ऐसी रिएक्शन भी होती है जहां पे डेल्टा एच चेंज भी नहीं होता। इफ द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन वैक्यूम, ठीक है, when the ideal gas is taken in the insulated vessel and अगर उसकी एक्सपेंशन करवाएं वैक्यूम में, वैक्यूम में एक्सपेंशन करवाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं होगी। तो जब डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं होती है, डेल्टा एच जीरो होता है, मींस एक्सपेंशन जब वैक्यूम में करवाई जाती है, so this is also a reaction which can be done, ठीक है, which is spontaneous, which doesn't require any kind of minimum energy, yet it is being done, ठीक है। जब आप एक आइडियल गैस को एक्सपैंड करवाते हो बेटे वैक्यूम के अंदर, तो एक अदर वेसल में जो इवैक्यूएटेड है उसमें वैक्यूम है बिल्कुल, तो अपने आप एक्सपैंड हो जाती है, तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाता है, क्यू भी जीरो हो जाता है, वी हैव ऑलरेडी डन, और डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। जब प्रेशर ही नहीं होगा तो हमने क्या बोला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो। तो जब आप किसी चीज को वैक्यूम के अंदर एक्सपैंड करवाओगे एक आइडियल गैस को, तो वहां पे हमारा जो क्यू है या वर्क डन है वो जीरो हो जाता है। इट कैन एक्सपैंड, प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, जीरो, तो वर्क डन इज जीरो, क्यू इज जीरो, इफ क्यू इज जीरो तो डेल्टा एच विल बी जीरो। अगर ऐसा कुछ होता है, इसमें कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो जाती, तो क्यों होता है? Why these type of reaction is spontaneous? There is no such kind of driving force is there, ठीक है। अब ऐसे भी रिएक्शन होती है जो नेगेटिव होने के बावजूद कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जब आप ऐसी रिएक्शन कब होती है, जब आप इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो। इक्विलिब्रियम स्टडी करते थे तो हमने क्लोज्ड वेसल में भी रिएक्शन करी। जब क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। अगर ऐसे ही बात थी तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं कई रिएक्शंस में, और कई रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज भी होते हैं, ठीक है बेटे। जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप वेसल्स में कर रहे हो और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो उसको हो जाना चाहिए कंप्लीट, चाहे हमने क्लोज्ड वेसल में क्यों नहीं करी, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों चली जाती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड क्यों होना शुरू हो जाती है, ऐसा कोई हमारे पास रीजन नहीं है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, कभी कभी क्या होता है बेटे, डेल्टा एच नेगेटिव में भी है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, means the reaction is exothermic but reaction is in equilibrium condition, means it is carried in a closed vessel, ठीक है। So this type of reaction be completion, it will never go towards completion,
टुवर्ड्स कंप्लीशन। ठीक है, ओके। तो उसके अलावा कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती हैं। देयर आर सर्टेन, आपने हेबर्स प्रोसेस कर लिया तो दैट इज आल्सो रिवर्सिबल। अगर क्राइटेरिया सेट है तो सीधा ही होना चाहिए। ठीक है, यू हैव मिक्स्ड H2 plus I2, it is giving you 2I. Why these reversible reactions are going on? Because one of the reaction forward में भी एक्सोथर्मिक, जो पीछे वाली है वो एंडोथर्मिक हो सकती है, या आगे वाली एंडोथर्मिक होगी, पीछे वाली एक्सोथर्मिक होगी। तो ऐसी रिएक्शन क्यों होती है? ठीक है, अगर ड्राइविंग फोर्स में अगर हम यही सोचते हैं कि द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स इज require minimum energy, means the reaction is exothermic, the reaction should be complete. ठीक है, रिएक्शन सीधा सीधा जाना चाहिए। तो हमने मगर इसकी लिमिटेशन में क्या देखी कि कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होने के बावजूद वो रिएक्शन होती हैं, कुछ रिएक्शन में डेल्टा एच चेंज होती भी नहीं है तब भी होती हैं, और कुछ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होने के बावजूद वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ओके, and there exists some kind of equilibrium. So if this criteria can't be the driving force, this can't help you in completing the reaction or to be reaction to be spontaneous. So the next driving force can be to attain the randomness, that is degree of randomness, require the maximum randomness, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जाए, जैसे कि वाटर का लिक्विड से गैस में चेंज होना, उसमें हमें that type of reaction is endothermic. We have done it, required around 40 kilojoule energy. But yet अगर हमने यहाँ पे water spill कर जाए and you have a tub, it will evaporate. You are not giving such kind of external energy कि हमें heat करना जरूरी है. We are not boiling it, but yet it is evaporated from the surface. So why it is occurring? Because when water liquid is changing into a water gas, the number of molecule increases and they have much more kinetic energy as compared to the liquid state. So if they are having more kinetic energy, then degree of randomness is more. Okay? So the next criteria, as I've written before also, the next criteria is to attain the maximum randomness. Okay? Minimum energy, maximum randomness. So the processes which have more randomness, वो processes होते हैं, जैसे कि जब टीचर क्लास में ना हो ना, तो there is a maximum randomness. For example, अगर मैंने डिफिकल्ट क्या है, बच्चों को बिठाना चुप करके, इजी क्या है, टीचर बाहर जाए बच्चे हिलेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ हिलना जुलना जिससे हम कहेंगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्यों आई? क्योंकि उनको अपनी स्टेज मिल गई, दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। ठीक है, तो यूनिवर्स में रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। एंट्रोपी जिसे हम बोलेंगे बाद में, एंट्रोपी यूनिवर्स की कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यूनिवर्स तभी वर्क कर रहा है हमारा बिकॉज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मींस randomness is increasing day by day. ठीक है, the process is happening because of this randomness. When you are sitting in a class and you are told to be disciplined, means you are under pressure. ठीक है, you are not in the randomness position. When a teacher will leave the class, you are in the randomness position. Entropy will increase. There is no external force, no initiation is required, nothing. जैसे ही टीचर गई बाहर, I will start moving here and there, that is a randomness. In the same way, जैसे ही आपने टब में वाटर डाला तो वाटर लिक्विड में से गैस में चेंज हो गया, क्योंकि उसमें क्या ये बेटे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ गई। तो ये रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक है फिर भी हो रही है, चाहे इसकी जो डेल्टा एच है वो 40.6 समथिंग है फिर भी ये होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस आ जाती है। जब एक स्टेट सॉलिड से लिक्विड जाती है
या लिक्विड से गैस जाती है, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इजीली अकर्स बिकॉज they require maximum randomness. Does maximum randomness only the criteria for the spontaneity of reaction? We can't say not. It is not only the criteria. If it is only the criteria, तो some of the reactions like solidification और किसी का ठंडा होना, cool down होना, जैसे कि hot, अगर you have a hot cup of tea, it will get cold. ठीक है, जब कोल्ड होंगे तो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि हॉट होता तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती, तो रैंडमनेस ज्यादा होती, तो एक्शन को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, वो अपने आप गर्म होती जाती. ठीक है, तो मींस ये दोनों क्राइटेरिया को अगर हम कंबाइन करें तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. You will combine these two criteria both, that is maximum randomness and minimum energy, means driving force of the reaction. ठीक है बेटे, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन दोनों है. पहला, मान लो मैंने एनर्जी की फैक्टर E अगर ज्यादा हो और अगर रैंडमनेस का जो करैक्टर है वो कम हो, तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस. तो क्योंकि E ज्यादा है, R बहुत ज्यादा कम है, तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस. दूसरा क्या हो सकता है? E अपोज करे. सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है? E अपोज करे मगर R उतनी उसको आगे बढ़ाए, दैट इज रैंडमनेस विल इंक्रीज, लाइक वी हैव डन द क्राइटेरिया ऑफ वाटर लिक्विड टू गैस. तब भी क्या हो जाएगा? रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटे? स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन if E is also a driving force, R is also a driving force, then so definitely reaction will be spontaneous. But if E and R both are not driving forces, opposite हो, तो reaction will be non-spontaneous. तो क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का दोनों को मिला के आता है. अगर आपका एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज लेस, देन सेकंड ड्राइविंग फोर्स शुड बी मोर. Got the point? So two driving forces are there. One is to attain minimum energy. That means the reaction should be exothermic. If the reaction is not exothermic, then there should be maximum randomness. So the reaction can become spontaneous. Got it? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के दो क्राइटेरिया क्या है बेटे? वन इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस and one is minimum energy. Any doubt you can ask first. Hurry up. Are you there? Are you listening? Show your thumbs ups. Yes. So you got the point? Okay, so many thumbs up I am receiving. So you got the point. उसके बाद आ जाओ बेटे, जो मैंने अभी रैंडमनेस की बात करी उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज एंट्रोपी. Entropy. What is entropy? Entropy is nothing. It is a measure of disorder. ठीक है, डिसऑर्डर क्या होगा? जब मॉलिक्यूल, ठीक है, हिलेंगे मीन्स लिक्विड टू गैस जाएंगे. ठीक है, और हम कहेंगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस. This degree of randomness is called entropy. So what is entropy? It is measure of the randomness. Randomness का measure इसको कहते हैं entropy. Entropy को कैसे डोनेट करते हैं? हम S से बताते हैं. S हमें पता है गैसेस की सबसे ज्यादा होगी, देन S आ जाएगी लिक्विड की, देन S आ जाएगी सॉलिड की. ठीक है, S सबसे ज्यादा किसकी होगी? हिलजुल गैसेस में सबसे मैक्सिमम होगी. फिर आप बात करते हो लिक्विड की, फिर आप बात करते हो बेटे सॉलिड की. ठीक है,
अब ये डेल्टा, ये अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मींस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ये जो डेल्टा एस है, जैसे हमने इंथैल्पी करी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है और ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मींस ठीक है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब एंट्रोपी हम कब बोलेंगे इंक्रीज करती है, जब प्रोडक्ट की एंट्रोपी या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तब डेल्टा एस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी बेटे। जब आपकी प्रोडक्ट की साइड पे गैस बन रहे होंगे, जब हम लिक्विड से गैस बना देंगे या सॉलिड से लिक्विड बना लेंगे, मतलब अगर मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो मैं बोलूंगी क्यों डिसॉल्व हो रहा है जी, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ, क्यों अपने आप डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कंबस्शन रिएक्शन की हो रही है, तो that is not entropy, we can say that is not increasing in number of moles. When liquid are changing into gas, yes, when vapors are forming, we can say the entropy is increasing, ठीक है। Now this is delta H, that is degree of randomness. And how you can define delta S, it is amount of heat absorbed, ठीक है। एंट्रोपी कब इंक्रीज होती है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है। इस डेल्टा एस को we can define in the other way, that is delta S is equal to heat। Q को क्या दिखाते हो बेटे, हीट से, इट इज हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। कब करी, जब हमने हीट आइसोथर्मली, जब हमने टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट, ठीक है, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड किया, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या रखा है जी, कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, इट इज अ Q that is heat absorbed isothermally, the temperature is constant, and you will divide this by absolute temperature which you have taken constant, okay, got the point, any doubt, ठीक है। The units you can do yourself. What are the units? डेल्टा एस की यूनिट निकालने हो तो कैसे निकाल लोगे, जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर के हो जाएंगे, जाउल्स यू नो इट इज ऑफ हीट, तो यू कैन राइट जाउल पर केल्विन पर मोल, फॉर द पॉइंट, ठीक है। अब लेट अस टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रोपी, देयर आर सर्टेन, जैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज की बात करी बेटे, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रोपी भी है। सो देयर इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ठीक है। फ्यूजन कब होगी, ठीक है, एंट्रोपी कब इंक्रीज होगी, जब आप किसी को मेल्ट करोगे, जब आप किसी को वेपराइज करोगे, या जब आप किसी को सब्लाइम करोगे। तो राइट डाउन एंट्रोपी चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है जब हम किसी को मेल्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज हुई व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड। और कब लिक्विड में चेंज होगा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या हो जाएगा बेटे, तो फाइनल क्या है आपका, फाइनल इज योर लिक्विड, एंड इनिशियल क्या था,
आपका सॉलिड, तब एंट्रोपी में क्या चेंज आई, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। और हमने इसको डेल्टा एच अपॉन क्यू कह दिया, क्योंकि डेल्टा एच इज सॉरी डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, now what is in entropy of vaporization? In the same way you can define it. अगर फ्यूजन की बात करिए तो मतलब मेल्ट कर रहा है, अगर हम वेपराइजेशन की बात करेंगे तो ये भी एंट्रोपी चेंज है। अब क्या कर रहे हो आप, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हो, मींस लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हो। कब चेंज कर रहे हो, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सो हाउ यू कैन डिफाइन एंट्रोपी ऑफ vaporization? When 1 mole of the liquid is changed into gaseous state or vapor state, then what type of entropy change is occurring? That is called entropy of vaporization. ठीक है, that is entropy change when 1 mole of a liquid is changing into the gas that is at its boiling point. So delta S vaporization will be is equal to S. अब फाइनल में क्या बना है, वेपर। इनिशियल क्या थे आपके, लिक्विड, और ये किसकी इक्वल है, डेल्टा एच ओवर टी। गॉट इट, दैट इज डेल्टा एच ओवर टी। एनी डाउट? Any doubt, whether you can ask first. Thumbs up. Always you have thumbs up. Same thumbs up I want to give you in your exams also. Okay. So then define now enthalpy of sublimation. Hurry up. We'll define now. Like enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation. Anyone can define what is enthalpy of sublimation now? You can now raise the hands. Very nice. Yes. Okay. Anji. And when 1 mole of the liquid is changed to gaseous state below its boiling point, solid is changed to gaseous state below its boiling point. बेटे, ठीक है। So it is entropy change is occurring when the solid is changing into the gaseous below its melting point. That is called enthalpy of sublimation. So you can do yourself enthalpy. Sorry, enthalpy I'm saying, that is entropy of sublimation. ठीक है, entropy of sublimation when a solid is changing into the vapors, then this is known as enthalpy of sublimation. Got it? Now, let us define the second law of thermodynamics after knowing about the criteria of randomness, the criteria of minimum energy. Now, what does second law of thermodynamics states to us? Thermodynamics states, जैसे हमने फर्स्ट लॉ की बहुत सारी डेफिनेशन करी, in the same way we will define the second law in the number of types. The first type is all natural occurring process are thermodynamically irreversible. ठीक है, जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है बेटे, वो सारे के सारे सेकेंड लॉ वो थर्मोडायनेमिकली इनरिवर्सिबल है। मींस वो अपने आप, अगर हम ये क्राइटेरिया दोनों देखें, अपने आप रिवर्स नहीं होंगे। जैसे कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस क्या है कि वाटर का डाउनहिल आना, ठीक है।
अगर उसको अप ही लेके जाओगे तो ये थर्मो एनर्जी की कंसिडरेशन देखोगे, रैंडमनेस की कंसिडरेशन देखोगे, या आप देखोगे क्या कहते हैं मिनिमम एनर्जी की, तो ये थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है। मतलब आप बहुत सारी वेरिएशन लेके आओगे, ठीक है। जो जैसे कि कंबस्शन करना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बनना, वो क्यों बना? क्योंकि मिनिमम एनर्जी थी, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली वो ऐसे ही चलना चाहिए। अगर आप उसको इरिवर्सिबल करोगे, मतलब पीछे की तरह रिवर्स करोगे, तो यू विल बी अप्लाइंग मोर ऑफ द एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स आप उसको स्टेबल नहीं रखोगे आप, दैट इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जो भी अपने आप प्रोसेसेस होते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, ठीक है। ओके, मीन्स हम ये कह सकते हैं जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो किसी भी बाहर वाले फोर्स से के बिना हम रिवर्स नहीं कर सकते। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है। मान लो लिक्विड टू गैस अपने आप बन रहा है, मगर गैस टू लिक्विड करने के लिए आपको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? लिक्विड टू गैस बन गया, आपने वेसल ओपन रखी तो इट विल एवेपोरेट बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपको इसको रिवर्स करना होगा तो यू विल लिक्विफाई द गैस बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब रिवर्स करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आपको कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, विल डू टुमारो एंड विल मीट